और आप देखना शुरू कर चुके हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर मैनेजमेंट का मॉडल टेस्ट पेपर 1। यहाँ पर आपके पास कोई 8 सवाल आपके देखने के लिए मिलेंगे और आपको इनमें से कोई 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। सभी सवालों के नंबर इक्वल होंगे। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, या फिर 2 घंटे का समय मिलेगा और 50 नंबर का पेपर होगा। बाकी क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा। सो पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ विजुअल मर्चेंडाइजिंग? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एलिमेंट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग फॉर रिटेलिंग। सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग से पहला तात्पर्य क्या है कि हमारे स्टोर में जो भी प्रोडक्ट हम डिस्प्ले के लिए लगाते हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएं, फुटफॉल बढ़ जाए, ज़्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ख़रीदें और इवेंचुअली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, इन सभी काम को करने के लिए हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग का सहारा लेते हैं। सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग मीन्स मेकिंग स्टोर लुक गुड बाय अरेंजिंग थिंग्स इन अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव वे, इंटरेस्टिंग वे। ठीक है, इस काम को करने के लिए हम अलग अलग कलर का यूज़ करते हैं, लाइटिंग, साइन, डिस्प्ले, एंड वेयर थिंग्स आर प्लेस्ड टू मेक स्टोर लुक नाइस एंड वेलकम टू द कस्टमर। कुल मिला के स्टोर का जो विजुअल अपीयरेंस है वो कस्टमर के लिए एस्थेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है कि हम अपने अवेलेबल प्रोडक्ट को कस्टमर को शो ऑफ कर सकें, राइट, और कस्टमर को एक हैप्पी एक्सपीरियंस हमारे स्टोर से दे सकें। सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेल मार्केटिंग एंड कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक, कुछ आइए अब इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई हमसे पहले विजुअल मर्चेंडाइजिंग पूछा, उसके बाद पूछा ऑब्जेक्टिव्स, फिर एलिमेंट्स। तो अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग करी क्यों जाती है, वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। पहला है, हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपने स्टोर में सुंदर सुंदर सारी चीज़ें लगा रहे हैं, बढ़िया लाइटिंग का यूज़ कर रहे हैं, कर्टन, डिस्प्ले, सब कुछ, जिससे कस्टमर को ईज़ हो और एक अट्रैक्टिव और इनवाइटिंग इन्वायरमेंट हम अपने स्टोर के अंदर क्रिएट कर सके, जिससे अटेंशन स्पैन हम लोग कस्टमर्स का ग्रैब करें। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास सेल करने के लिए हैं उनको शोकेस किया जा सके, राइट, इन अ अपीलिंग वे। इसके अंदर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, लाइटिंग लगाना, या अलग अलग साइनेजेस का यूज़ करना कि डिस्काउंट किधर है, डिस्काउंट इधर है, ध्यान कहाँ है, माल यहाँ है, ऐसे सारे साइनेज लगाना और प्रोडक्ट को हाईलाइट करना, उनके फीचर्स, बेनिफिट। आपने सुना क्या, अब ये वाला ब्रांड हमारे स्टोर में, बेनिफिट, प्राइसिंग 60% ऑफ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोर के अंदर शोकेस करते हुए मिल जाएंगी। सो दैट इज़ द अनदर ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस एनहेंस कर सकें। भाई कोई आपके पास सामान खरीदने ही आया है, उसका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव एजेंडा नहीं है। अब आप क्या करेंगे इस केस में, सुनिएगा ध्यान से। सो जो भी आपसे प्रोडक्ट खरीदने आया है, आपको क्या करना है कि मेमोरेबल एक्सपीरियंस उनको क्रिएट करा के देना है। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट आपसे ख़रीदने आता है उसको चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोडक्ट ख़रीदा जा सके। ठीक, तो जितनी कंफर्टेबल और इजी टू नेविगेट स्टोर लेआउट होंगे उतना ज़्यादा कस्टमर का एक्सपीरियंस डिलाइटफुल होगा। आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है और आपके स्टोर में एंटर करते ही वो आपको दिख जाए, इससे ज़्यादा चीज़ आपको कोई खुश नहीं कर सकती किसी स्टोर में प्रोडक्ट खरीदते समय, है ना। कोई जानकारी आपको चाहिए, उसका साइनेज वहाँ पर लगा हो। कई बार होता है ना कि हम किसी स्टोर के अंदर वॉशरूम ढूंढ रहे होते हैं, वाटर एरिया ढूंढ रहे होते हैं, या सिटिंग एरिया ढूंढ रहे होते हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर उनके साइनेजेस बहुत क्लियर होंगे और वो हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक लेवल और अप हो जाता है। ठीक ना। अगला ऑब्जेक्टिव रहता है कि ब्रांड बिल्डिंग। जिस स्टोर के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, शोकेस करने के लिए, या कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहेंस करने के लिए अगर सारी कोशिशें की जा रही हैं तो इससे होता क्या है, ओवरऑल जिस ब्रांड से आप शॉपिंग करने जा रहे हैं उस ब्रांड की इमेज एनहेंस होती है। ठीक, ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड होती है, कंसिस्टेंस विजुअल लैंग्वेज आपके पास आ जाती है। विजुअल लैंग्वेज से क्या मतलब है भाई, कोई चीज़, कोई नाम, कोई
लेटर या कोई साइन जब आप देखते हैं तो आपको उस ब्रांड की याद आ जाती है। जैसे अब आप मुझे बताओ कि आपको तुरंत देखते हुए याद आ जाता होगा किसका? आदिदास का। ये राइट का लोगो देख के आपको आदिदास की याद आ जाती है ना? हम्म, बहुत सही, बहुत सही याद आ जाती है आपको। ठीक है, किसका लोगो है ये? हम्म, हेड, किसका है ये? हम्म, नाइक, नाइकी। ठीक है, यस। सुनिएगा, तो इससे ब्रांड इमेज बिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट, अच्छा, अब आपको ये देखकर, ये वाला जो साइन है, इसको देखकर पक्का आपको BMW की याद आ जाती होगी। अच्छा अच्छा, ओहो, ये मर्सिडीज़ है। ठीक, ठीक है। चलो, कुल मिला के इन्होंने अपने कुछ विजुअल अपीयरेंस पे काम किया हुआ है। और जैसे ही आप इस लोगो को देख रहे हो, सच बता रहा हूँ, भले ही मैंने कितना भी खराब बनाया हो, आपके मन में प्रीमियम इमेज बनकर आ रही होगी। प्रीमियम इमेज, आप खुद सोच रहे हो मैं कुछ मैनिपुलेट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया, ये इस वाले ब्रांड और इस वाले ब्रांड ने अपने आप को इस तरीके से आपको सर्व किया है, जिससे आप ऐसे परसेप्शन खुद से जनरेट कर पा रहे हो। ठीक, आइए, अब हमसे तीसरा सवाल पूछा गया है, एलिमेंट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग फॉर रिटेलिंग क्या होते हैं? तो भाई, अगर आपको अपने स्टोर के अंदर विजुअल मर्चेंडाइजिंग करनी है तो किन किन चीज़ों से मिलाकर आप विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर पाओगे? पहला तो स्टोर के अंदर जो ट्रैफिक प्लान है या स्टोर लेआउट है या नेविगेशन प्लान है, कस्टमर कौन से एरिया से किस तरीके से कहाँ कहाँ जाएगा, इसका एक लॉजिकल प्लान होना चाहिए। So the way store is laid out is critical in creating and inviting an easy to shop environment. Clear pathways अगर कस्टमर को नेविगेट करते हैं स्टोर के अंदर, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस डिलाइटफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, पहला तो ये एलिमेंट हो गया। दूसरा, अगर आपने ये सारा देखो, कस्टमर को कहाँ जाना है नेविगेट अच्छे से कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप नेविगेट करो तो लाइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग मूड क्रिएट और स्पॉइल दोनों कर सकती है। पुअर लाइटिंग कस्टमर को अनइनवाइटिंग और अनअपीलिंग फील करवाती है। ठीक, प्रॉपर लाइटिंग आपको एक्साइटमेंट की फीलिंग देती है। चमकती हुई लाइटिंग, जलती बुझती हुई, एकदम तड़तड़ाती हुई ऐसे लाइटिंग दिखती है तो आपको लगता है एक्साइटमेंट कुछ बढ़िया। आपने कभी देखा है जो डांस कर रहे होते हैं वहाँ पे डिम लाइट क्यों नहीं होती, मोमबत्तियाँ क्यों नहीं जल रही होती वहाँ पे? अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे लोग डांस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मूड अलग हो जाएगा, राइट? कैंडल लाइट डिनर में अगर आप एक डिस्को लाइट लगा दोगे तो क्या होगा? फिर सिर्फ कैंडल लाइट डिनर नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या कि लाइटिंग मूड क्रिएट या स्पॉइल कैसा भी कर सकती है। सो अगला एलिमेंट विजुअल मर्चेंडाइजिंग का क्या है? लाइटिंग। इसके बाद बात आती है कलर्स की, कि क्योंकि कलर्स का इमोशंस के साथ बहुत लेना देना है। अब ये कलर्स का इमोशंस के साथ लेना देना एक्चुअली कल्चरल वैल्यूज़ के बिहाफ पर है। कौन से देश, भाषा, राज्य, जियोग्राफिकल लोकेशन या कौन से कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, इससे कलर का परसेप्शन जनरेट होता है। कुछ लोगों को कुछ कलर पसंद है, कुछ लोगों को कुछ कलर पसंद है, और ये कलर्स अलग अलग मूड इवोक करते हैं, इमोशंस इवोक करते हैं। ठीक, सो रिटेलर्स एक कंसिस्टेंट कलर को यूज़ करके अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी महंगे महंगे ब्रांड देखे हैं आप लोगों ने? मैं मतलब उनके पास खूब ऐसे लाल पीले नीले काले हरे रंग नहीं होते। पूछो क्यों? वाई? प्रीमियम ब्रांड्स, अरे भाई ये तो बढ़िया होगा ना उनके लिए तो आसान अच्छा होगा ना, क्योंकि एक सिंपल कलर कि प्रीमियम है। नहीं यार, ऐसे खराब खराब कलर होते हैं, बताओ। एक्चुअली कलर्स का ये लेना देना है, बताता हूँ। क्योंकि अगर इन कलर्स को आप सोचो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आप ये समझिए कि किसी एक कंट्री के अंदर
प्रीमियम ब्रांड खरीदने वाले लोग कितने रहते होंगे? बहुत सिलेक्टिव होते होंगे, बहुत सिलेक्टिव। 10,000 में 2, है ना? 10,000 में 2 बोल रहा हूँ, 1000 में भी नहीं, 10,000 में 2 लोग प्रीमियम ब्रांड्स को खरीदने वाले, है ना? तो ये लोग तो बहुत कम है। एक कंट्री के लोग सफिशिएंट नहीं है प्रीमियम ब्रांड को चलाने के लिए। तो इन लोगों को, अलग अलग कंट्री के लोगों को, अलग अलग रीजन के लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों को रिझाना होता है, पसंद कराना होता है, ठीक? तो इसीलिए ये ऐसे कलर्स का यूज़ करते हैं जो सारे कल्चरल न्यूट्रल हों, ठीक, जेंडर न्यूट्रल हों, किसी दूसरी फीलिंग या किसी दूसरे परसेप्शन के साथ मैच ना कर रहे हों। तो आप देखते हैं डल कलर्स कोई भी किसी भी फीलिंग को इवोक करने के लिए नहीं यूज़ करता, इसीलिए आपको प्रीमियम ब्रांड के अंदर सिर्फ डल कलर्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? कलर का बहुत बड़ा गेम है। आगे बढ़ते हैं, साइनेज। कलर समझ में आया? दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। आगे बढ़ें। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, नहीं बढ़े, रुके रहें, ठीक है। नेक्स्ट इज साइनेज। साइनेज का मतलब कि एक जो नेम या कोई नेविगेशन लिखा रहता है कि ध्यान किधर है, आइटम इधर है, यहाँ देखो 100 रुपये का सामान सिर्फ 50 रुपये मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है, ऐसा करके। या फिर आपको नेविगेट किया जाता है कि दिस वे दैट वे दिस लोकेशन, तो तीर एरो बना के उन लोगों ने आपको बताया होता है। तो ये साइनेजेस होते हैं, ठीक। कुछ नेविगेशन साइनेज होते हैं, कुछ आपके इंफॉर्मेशन साइनेज होते हैं, ठीक। कुछ हजार्डस साइनेज होते हैं। तो ये जो साइनेजेस होते हैं ये बस आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेबल्ड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले आर विजुअल फोकल पॉइंट ऑफ द स्टोर। कहाँ कौन कौन सी डिस्प्ले आप लगा रहे हो। डिस्प्ले का मतलब ये नहीं कांच, नहीं, शीशा नहीं है। डिस्प्ले का मतलब है वट एवर द प्रोडक्ट यू आर शोकेसिंग टू द कस्टमर। कौन सा प्रोडक्ट मर्चेंडाइज किस जगह डिस्प्ले कर दिखाने के लिए लगा रहे हो। डिस्प्ले यहाँ पर दिखाना है। सो डिस्प्लेज आर विजुअल फोकल पॉइंट ऑफ द स्टोर। सो रिटेलर्स कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेज सच एज मैनीक्विन, इंटरेक्टिव डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले, जिससे एक विजुअली इंगेजिंग इन्वायरमेंट आपके स्टोर में बन जाए। सो ओवरऑल effective visual merchandising is essential for success of any retail business and it can help जिससे रिटेलर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए, कस्टमर को प्रोडक्ट शोकेस कर पाए और एक मेमोरेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाए। इसके साथ साथ अपने ब्रांड की जो आइडेंटिटी है उसको भी रेनफोर्स कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एलिमेंट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग फॉर रिटेलिंग। ठीक, आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज आ स्टोर लेआउट, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स। ओके, नाउ सो अ लेआउट इज अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिटेल फ्लोर स्पेस एंड फिक्सचर्स इंक्लूडिंग शेल्फ्स, रैक, डिस्प्ले एंड काउंटर्स। बेसिकली कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जो ट्राजेक्ट्री जो भी जैसे मान लेते हैं कि एक स्टोर अपने पास है, ठीक। सो यहाँ पर एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ होगा, ठीक है। और इस एंट्री से एग्जिट तक जाने का रास्ता क्या ये रहेगा या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक, किस तरीके का जो आपका प्लान है कस्टमर को ले जाने का एंट्री से एग्जिट तक का, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्टोर लेआउट। सो स्टोर लेआउट इज़ अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिटेलर्स फ्लोर स्पेस एंड फिक्सचर्स, जिसके अंदर हम शेल्फ्स, रैक, डिस्प्ले, काउंटर यूज़ करते हैं। So store layout is designed to create an organized and visually appealing shopping environment, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने में मदद मिले, परचेज करने में मदद मिले। और जब एक अच्छा लेआउट आप लोग चूज़ करते हो तो उसमें
डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो आप सेल करते हो और जो कस्टमर डेमोग्राफिक्स होता है उनका खास ख्याल रखते हैं। इसके साथ साथ जो कस्टमर ट्रैफिक फ्लो है उस पर भी आपका खास ध्यान रहता है। आर यू गाइस गेटिंग इट ऑल? यस, चलिए। नाउ सो द गोल ऑफ स्टोर लेआउट इज टू मैक्सिमाइज सेल्स एंड क्रिएट पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स। हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के स्टोर लेआउट्स हैं, ठीक। सबकी अलग अलग कुछ खास बात है, कुछ बेकार बात भी है। सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपने अपने हैं। पहला है ग्रिड लेआउट। आप इस ग्रिड लेआउट में देखिए, व्हाट आर ग्रिड्स गाइज? क्या होती हैं ग्रिड? बॉक्सेस टाइप कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी बॉक्सी अरेंजमेंट को हम ग्रिड अरेंजमेंट बोल देते हैं। यस और नो? है ना? ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पर एंट्रेंस है, कस्टमर ने यहाँ से एंट्री ली, ये इस तरफ गया। आपने सुपरमार्केट में देखा होगा ऐसा, देखा है? किसी ग्रोसरी स्टोर में जरूर देखा होगा, मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर में, कि इस तरीके के रैक्स लगे होते हैं और वहां पर आप इस तरीके से जाते हो, ऐसे एंट्री ले रहे हो। ये स्टार्टिंग कैप है, ये एंड कैप है, ठीक ना? सो आपका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। कोई कस्टमर ऐसे तो नहीं चला जाएगा, ऐसे कि अरे ये क्या दिख रहा है, चलो भाई सुपरमैन, नहीं बनेगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हुए ही जाएगा। जो पहले से रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते को फॉलो करते हुए कोई जाएगा। इसीलिए इस ट्रैफिक फ्लो को भी कंट्रोल करता है हमारा लेआउट। तो ये ग्रिड लेआउट कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। बेसिकली ग्रिड लेआउट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर मर्चेंडाइज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक। इनके अंदर स्टोरेजेस लगे रहते हैं बहुत सारे। ये देखो, वॉल स्टोरेज होगा, यहाँ पे रैक्स लगे होंगे, ये डिफरेंट काउंटर्स होंगे आपके लिए। कोई कैश काउंटर होगा, कोई कस्टमर सर्विस काउंटर होगा, कोई हेल्प काउंटर होगा आपके पास, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, लंबे समय के लिए ये एक बोरिंग अरेंजमेंट हो जाएगा कि फिर से वही स्टोर, फिर से वही चीज़। लेकिन बोरिंग के साथ साथ रिमेंबरिंग भी हो जाएगा। जो कस्टमर इनके पास लगातार शॉपिंग करने आते हैं उनको याद रहेगा कि इस जगह कौन सा प्रोडक्ट रखा रहता है, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट रखा रहता है, इस कोने में क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है। लोगों को अपने पॉइंट्स याद हो जाएंगे कि मेरी ज़रूरत का सामान कौन से सेक्शन, कौन से लोकेशन पर मिलता है। ये भी खास बात होती है ग्रिड लेआउट की, ठीक। आइए अब अगले लेआउट की तरफ बढ़ते हैं, फ्री फ्लो लेआउट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें ना हम कस्टमर का जो फ्लो है, जो ट्रैफिक फ्लो है, उसको फ्रीली छोड़ देते हैं। कस्टमर को हम घूमने के लिए, यानी कि स्टोर में ऐसे ही घूमने के लिए प्रेरित करते हैं। इट एनकरेजेस फ्री मूवमेंट ऑफ द कस्टमर फ्रॉम वन फिक्चर्स टू अनदर। अरे ये क्या देख लिया, ओहो वो देखो वहाँ चलते हैं भाई। कस्टमर ये प्रोडक्ट देख रहा होगा, अचानक से उसको ये पसंद आ गया, सीधा यहाँ चला जाएगा, ना यहाँ रुकेगा, ना यहाँ रुकेगा, ना यहाँ रुकेगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, सीधा सामने। यहाँ से कोई ये प्रोडक्ट पसंद आ गया तो सीधा देखते हुए ऐसे आ गया कि भैया ये पसंद है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट है, कस्टमर का कोई भी फ्लो कंट्रोल्ड नहीं है, वो किसी भी लोकेशन में जा सकता है, ठीक। नाउ एग्जिट। आई होप आपको फ्री फ्लो लेआउट भी इफेक्टिवली समझ में आ रहा होगा। इसका नुकसान क्या है? फ्री फ्लो लेआउट में स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेस वेस्टेज ज़्यादा होता है। और हाँ सुनो, चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी कि शॉप लिफ्टिंग के चांसेस भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं यहाँ पर। अच्छी बात नहीं है ये। सो दिस इज़ अबाउट योर फ्री फ्लो स्टोर लेआउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, दैट इज़ रेस ट्रैक और लूप लेआउट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा लेआउट जहाँ पर ना एक सिंपल वे में, जैसे रेस ट्रैक होता है, एक जगह से शुरू होता है दूसरी जगह एंड, बीच में कहीं और से मुड़ने का रास्ता नहीं होता। रेस ट्रैक इसी तरीके से तो होते हैं, एंट्री करी, आए, गए और फिर घर वापसी। सिंपल है,
बहुत बढ़िया। रेस ट्रैक कुछ इसी तरीके के होते हैं, या फिर इन्हें लूप लेआउट भी कह देते हैं, क्योंकि एक लूप में होते हैं, जहाँ से शुरू वहीं पर ख़त्म। ठीक। कस्टमर को देखो, डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सिर्फ एक मर्चेंडाइज भी खरीदना होगा तो पूरे स्टोर में घूमना पड़ेगा उसको, और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक। फ़ायदा यह है कि कस्टमर को आप मैक्सिमम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। ये ऐसे स्टोर का जो लेआउट है आपको डिस्काउंट स्टोर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, या छाटू बीन वाले स्टोर में या 99 स्टोर में आपको ऐसे मिलेगा ज़्यादा देखने के लिए कि आप जाओ, अब आपको इधर से वापस नहीं आना सर, घूम गया हो ऐसे वापस, जिधर से आए हो उधर से जाना नहीं है, जाना कहीं और से है। ठीक। एग्जीबिशन और गैलरीज में भी आपको कुछ इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, लूप लेआउट। आइए अगले लेआउट की तरफ बढ़ते हैं, स्पाइन लेआउट। A main customer aisle runs through the store, then branches into smaller aisles. देखो ध्यान से सुनना, ये मेन लाइन आ रही है, सिंपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये काउंटर है, ये भी काउंटर है, ये यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर है। कस्टमर को हर एक सेक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट्स मेकिंग काइंड ऑफ अ स्पाइन स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ स्पाइन स्ट्रक्चर की तरह बन रहा है। ठीक। कस्टमर के लिए यहाँ से इस तरीके के लेआउट से शॉपिंग करना ईज की बात होती है, कन्वीनियंट प्रोवाइड कराता है इस टाइप का जो लेआउट होता है। ठीक। बट यहाँ जो स्पेस है वो फ्री फ्लो लेआउट से कम बेस्ड होता है, और लेकिन ग्रिड लेआउट जितना यूज़ भी नहीं हो पाता। ठीक। खास बात यह है कि आप यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही आती है कि कस्टमर को आप ज़्यादा वॉन्डर करने के लिए छोड़ देते हो स्टोर के अंदर। ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अलग अलग सेक्शंस में एक साथ ही आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक। नाउ सो नो मैटर व्हाट लेआउट सिलेक्टेड, द एर्गोनॉमिक ऑफ रिटेल स्पेस शुड बी अडहेयर्ड टू मेक कस्टमर कंफर्टेबल। ठीक है। किसी भी तरीके का स्टोर लेआउट अगर आप चूज़ कर लें कोई बात नहीं, चलेगा। प्रॉब्लम यह है कि आपने जो सेक्शंस का सिलेक्शन किया है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें आप रखेंगे, कस्टमर मूवमेंट किस तरीके से होगा, दैट मेक्स अ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अजाइल शुड बी वाइड इनफ टू अलाउ कस्टमर्स टू पास ईच अदर विदाउट डिस्कम्फर्ट। एक दूसरे से बिना टच किए कस्टमर्स अगर निकल पा रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही सिलेक्शन किया हुआ है। ठीक। ऐसा ना हो कि वो दोनों लोग एक दूसरे से एकदम टस मसाक एकदम चिपक के चल रहे हैं, ट्रॉलीज एक दूसरे की टच ना हो। द फिक्सचर used should be safe in terms that there should no sharp shape edges that might hurt the customer. हम किसी भी फिक्सचर को इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे अगर किसी कस्टमर के आते जाते लग भी गया तो उसको कोई नुकसान हो जाए, कोई कोना ना निकला हो, कोई कांटेदार चीज़ ना हो, कोई नुकीली चीज़ ना हो। सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाना चाहिए, और जो स्टोर का लेआउट है वो हमारे स्टोर के फील और इंटीरियर के बारे में सारी चीज़ें चिल्ला के कस्टमर को बता रहा हो, including the placement of fixtures, product within the store. So this is all about your store layout of any retail store. Okay, so we have discussed what a store layout is and how many different type of layouts there could be in a retail store. And this is not the end about the layouts. Layouts can be of many other types as well. Okay, multi-storied layout. ठीक, ग्रिड लेआउट हो गया, रेस ट्रैक, लूप, इस तरीके के और भी लेआउट्स हो सकते हैं। ठीक है। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हम अगले सवाल की तरफ बढ़े? अभी तक सब कुछ क्लियर है एवरीवन? चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडो डिस्प्लेस? डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्ले सेटिंग्स। विंडो डिस्प्ले से आप क्या समझते हैं, और अलग अलग टाइप की डिस्प्ले सेटिंग बता दो भाई। विंडो डिस्प्ले बेसिकली होता क्या है कि जो भी स्टोर के अंदर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है आपको उसे विंडो पर डिस्प्ले करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि कस्टमर जब आपकी विंडो यानी कि खिड़की या दरवाजे के सामने से गुजर रहा हो तो आपके स्टोर की तरफ नज़र मारते ही पता लग जाए कि आपके स्टोर में क्या मिल रहा है। ठीक है ना? सो मेन इंटेंशन शुड बी टू कैप्चर अटेंशन ऑफ द पासर बाइज।
जो भी आपके आसपास से लोग गुजर रहे हैं उनका अटेंशन ग्रैब करना है। अब ध्यान रहे कि ये अटेंशन बेट अटेंशन ना हो, क्योंकि देखो यहाँ लिखा तो नहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अटेंशन आपको ग्रैब करनी है वो बेट अटेंशन नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ बेट अटेंशन? ऐसा ना हो कि आपने कोई चारा रखकर कस्टमर को बुलाया हो कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट मिलता है, और कस्टमर जब आपसे जानकारी लेने आया तो आपने बोला कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो बस डिस्प्ले के लिए रखा है, सेल नहीं कर रहा है इसे। ऐसा कोई हमें डिस्प्ले नहीं यूज़ करना, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टोर के बारे में। ठीक, सो अटेंशन सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए ग्रैब करवानी है जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। सो इट बिगिंस विद द सेलिंग प्रोसेस इवन बिफोर कस्टमर एंटर्स टू द स्टोर एंड सजेस्ट द टाइप ऑफ मर्चेंडाइज कैरिड इन द स्टोर। उससे पहले ही वो जज कर ले आपके स्टोर में क्या मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर बस गुजर रहा है आपके आसपास से, वो बस आपकी दुकान की फील और उसका पहला वाला फेस देखकर ही अंदर एंटर करने के लिए सोचेगा। एंटर नहीं हो जाएगा, सोचेगा पहले कि जाऊं, मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। नेक्स्ट, देर आर सेवरल टाइप ऑफ डिस्प्ले सेटिंग्स कॉमनली यूज्ड इन विंडो डिस्प्लेस। पहला है प्रोडक्ट डिस्प्ले। आप विंडो के ऊपर नए नए प्रोडक्ट जो इस बार आए हैं, न्यू सीजन अराइवल्स हैं, न्यू आइटम्स हैं, फीचर प्रोडक्ट हैं, वो आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दो, शोकेस कर दो उनको। ठीक, ये हम डिस्प्ले में यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं थीम डिस्प्लेस। जैसे कुछ प्रॉप हमने यूज़ कर लिए, कोई विजुअल स्टोरी हम लोगों ने बना दी, ठीक है, कोई साइनेज हमने यूज़ कर लिया जो एक स्टोरी की तरह हो। फॉर एग्जाम्पल, बीच थीम्ड डिस्प्ले में इंक्लूड सैंड, शेल्स एंड कलरफुल बीच वेयर टू इवोक समरी वाइब। फिर आता है लाइफस्टाइल डिस्प्ले। आप किस तरीके का लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करना चाह रहे हो कस्टमर को। आपने नोटिस किया है जब आप किसी ऐसे स्टोर में जाते हो जहाँ पर कोई कपड़े वगैरह सेल कर रहा था, आपने देखा बहुत फैंसी सी चेयर में किसी मॉडल को बैठा रखा होता है, पुतला मैनिक्विन लगा रखा होता है उन लोगों, बहुत फैंसी सी चेयर में, वुडन फर्नीचर होता है वहाँ पे, लाइटिंग कुछ इस तरीके से यूज़ की जाती है। आप सोचते हो कि यार ये कपड़े बेचने वाली दुकान फर्नीचर का ऐड क्यों कर रही है। इट्स नॉट अबाउट द फर्नीचर ओनली, इट्स अबाउट द लाइफ स्टाइल दैट दे आर डिस्प्लेइंग टू द कस्टमर। ओके, नेक्स्ट इज विंडो ग्राफिक एंड साइनेज। हो सकता है कि आप इसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स का यूज़ करो, लोगो का यूज़ करो। आपने कोई भी डिस्प्ले नहीं लगाई, सिर्फ आपने साइनेज में लोगो लगा रखा है, या कोई आई कैचिंग कोई लोगो, कोई साइनेज या कोई स्लोगन आपने लिखा हुआ है, राइट, ठीक है, कोई ऑफर, सेल या ब्रांड आइडेंटिटी, तो इनको विंडो ग्राफिक्स या फिर विंडो साइनेजेस भी बोल देते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, चलिए सुनिएगा। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव डिस्प्ले। इंटरेक्टिव डिस्प्ले बेसिकली होता क्या है कि टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है जहाँ पे कस्टमर, उसके ऊपर पहले से कुछ चल रहा होता है और कस्टमर जाता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, नाम से ही पता लग रहा है इंटरेक्टिंग डिस्प्ले। सो इंटरेक्टिंग डिस्प्ले के अंदर हो सकता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया जा रहा हो, AR VR का यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर एक सिर्फ स्क्रीन होती है, उसके अंदर 3D कंटेंट चल रहा होता है। वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपने चश्मा पहना है और आपको सब असली लग रहा है, तो ये AR और VR का डिफरेंस है। खैर, मोशन सेंसर्स लगे हों जिससे आपको फील हो रहा हो। कई बार ना ऐसे अभी तो नहीं, बट फिलहाल आप कुछ समय बाद आप ऐसा देखने लग जाएंगे कि कुछ मिरर्स आपको दिखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर आपको बिना ड्रेस चेंज किए हुए आप ये देख पाएंगे कि ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लगेगी। मज़ा आ जाएगा ना, बिना पैसा खर्च किए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बस आपने खड़े होना है वहाँ पर, वो फ़ोटो खींचेंगे और हो जाएगा। अभी तक आप लोग लेंसकार्ट पे, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, लेंसकार्ट पे जब चश्मा खरीदते हैं तो वो बोलते हैं ना कि कौन सा चश्मा खरीदना है, फ्रेम चेक कर लो, तो फ़ोटो खींच के पहले हमारा फेस रिकग्नाइज करता है, उसके हिसाब से बहुत सारे ग्लासेस और फ्रेम वो हमें डिस्प्ले कर देता है। यस और नो, है ना। So this is our interactive displays. They can use into the store as well to display their product and services. Right? Now, so I hope आपको ये क्वेश्चन भी इफेक्टिवली समझ में आया हो। क्या हम अगले सवाल की तरफ बढ़े? Yes. ठीक है, चलिए। Explain the concept of planograms and also describe the process of creation of planograms. भाई ये प्लानोग्राम क्या है?
प्लानोग्राम बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि फिक्सचर्स और मर्चेंडाइज कहाँ कहाँ पर हमारे स्टोर स्पेस में लगाए जाएंगे. ठीक. नाउ सो इट इज अ डायग्राम और मॉडल दैट इंडिकेट्स प्लेसमेंट ऑफ रिटेल प्रोडक्ट ऑन शेल्फ्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेल्स. कुछ भी नहीं है. मान लेते हैं हमारे पास ना एक प्लानोग्राम है. अब इस रैक के अंदर हमारे पास एक रैक है गाइस, रैक है. ठीक है. इस रैक के अंदर इस तरीके का सेक्शन कुछ बना हुआ है. छोड़ो जो भी है. अब इस रैक के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आपको कैसे कैसे रखना है, यहाँ पे कौन सा कलर आएगा. ठीक है. फिक्सचर्स किस तरीके से रहेंगे, बड़े प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ करना है, छोटे प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ करना है. ठीक है ना. तो किन किन प्रोडक्ट को आपको कहाँ यूज़ करना है ये आपको प्लानोग्राम में पता लगेगा. ये प्लानोग्राम बेसिकली बताता क्या है कि फिक्सचर्स और मर्चेंडाइज कौन कौन से स्पेस में आप डिस्प्ले करोगे, लगाओगे कहाँ. एक तरीके का गाइड होता है जो आपको ये बता रहा था कि भैया ये ऐसा करो, इस वाले शर्ट को यहाँ टांग दो, ऐसा करो, इस वाले बैग को आप यहाँ रख दो, इस वाले कार्टून को यहाँ रख दो. ठीक. सो प्लानोग्राम प्रोवाइड मैनी अदर पॉजिटिव बेनिफिट्स सच एज यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी स्क्वायर फुट ऑफ स्पेस. ज़्यादा बेहतर विजुअल अपील कस्टमर के लिए क्रिएट कर देता है. स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री कंट्रोल हम लोग कर पाते हैं, जिससे जो शॉर्टेज है उसको भी हम लोग फिगर आउट कर पाते हैं. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. गुड एंड स्पेसिफिक प्लानोग्राम इंक्रीज लाइफ टाइम कस्टमर लॉयल्टी. अब ये लाइफ टाइम कस्टमर लॉयल्टी में प्लानोग्राम का क्या काम है. प्लानोग्राम बेसिकली ये बताता है कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहाँ रखा जाएगा, डिस्प्ले कहाँ लगाओ कि कस्टमर को ज़्यादा पसंद आएगी. अगर कस्टमर्स को डिस्प्लेज पसंद आती हैं और उनको याद रहता है, उनका रिकॉल अच्छा हो जाता है, तो वो उसी लोकेशन से बार बार प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे और उनको आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, फील होगा, बढ़िया मज़ा आएगा, तो वो आपसे लगातार प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ ऑप्टिमल कमर्शियल प्रोडक्ट प्लेसमेंट. आप ऐसी जगह का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल रहा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने पे. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्लानोग्राम. दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानोग्राम. आइए अब देखते हैं कि कैसे आप किसी प्लानोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं. प्रोसेस क्या रहेगा क्रिएट किसी नए प्लानोग्राम को बनाने का. अगर आपको प्लानोग्राम बनाना है तो आपको इन 7 स्टेप से गुजरना पड़ेगा. क्या क्या. पहला, ऑब्जेक्ट. प्लानोग्राम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि स्टोर का लेआउट और प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगी. ठीक. सो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यूज़र फ्रेंडली प्लानोग्राम हम लोग बनाएं और बेस्ट सेलिंग मर्चेंडाइज को कस्टमर ईज के हिसाब से डिस्प्ले कर दें. अनदर ऑब्जेक्टिव रहता है प्लानोग्राम का कि कस्टमर को गाइड करें स्टोर के अंदर कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है. ये सारी बातें. नेक्स्ट, कंटेन क्या करता है भाई हमारा प्लानोग्राम. जितने भी विजुअल स्कीमेटिक्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है वो सब कंटेन करता है हमारा प्लानोग्राम. यानी कि जितने सारे शेल्व्स, फिक्सचर्स, चाहे वो किसी भी टाइप के फिक्सचर्स हों, और क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल रहेगा, हैंगर कहाँ लगाना है और उस हैंगर में कौन सी कलर की शर्ट टांगनी है, ये सारी बातें प्लानोग्राम के अंदर पहले ही बनाई जाएंगी. सो दीज प्लानोग्राम मेनली ऑपरेटेड विद एड ऑफ कंप्यूटराइज्ड शेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम. ओके. नाउ सो कौन सा शेल्फ कहाँ रहेगा, उसका साइज़ क्या रहेगा, उस शेल्फ के अंदर कौन सा आइटम रखा जाएगा, कितने प्राइस का रखा जाएगा, किस साइज़ का रखा जाएगा. पर्पस. द मेन पर्पस ऑफ प्लानोग्राम इज टू यूटिलाइज प्रॉपर स्पेस विद ईच सेक्शन एंड इंक्रीजिंग बाय द प्रॉफिटेबिलिटी बाय अरेंजिंग द मर्चेंडाइज. अब किन बातों के ऊपर भाई हमारा प्लानोग्राम अफेक्ट करेगा. पहला है कवर पेजेस, द स्कीमेटिक,
and SKU. कवर पेज कंटेन जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन. अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो प्लानोग्राम है ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है. प्लानोग्राम क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा आपके पास. बुक होगी, बुक, और उस बुक के अंदर लिखा होगा, बुक वैसे बुकलेट समझ लीजिए आप. शेल्फ बना होगा, लिखा होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन कंडीशंस में ये प्रोडक्ट आपको कहाँ कहाँ लगाना है. सिंपल है. सो दिस इज अबाउट योर प्लानोग्राम. अब इसके 3 अलग अलग फैक्टर्स होंगे. पहला है कवर पेज, उसके बाद स्कीमेटिक. स्कीमेटिक यानी कि कौन कौन सा लेआउट, डिज़ाइन सेक्शन कहाँ कहाँ रखा जाएगा. इसके बाद SKU, इन सभी शेल्फ्स के अंदर कौन कौन से SKU फिट किए जाएंगे, उनका प्लेसमेंट कैसा रहेगा और उस शेल्फ की फेसिंग कौन सी होगी. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन. In present scenario, almost every retail chain adapt computerized space management software. तो ये जो डिज़ाइनिंग है ये हम लोग खुद से नहीं करते, आर्टिफिशियली ये कंप्यूटर साइज़, कलर और इन सारी चीज़ों को देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा परसेप्शन किस हिसाब, कौन सा बेस्ट लेआउट या कौन सा बेस्ट प्लानोग्राम प्लान कस्टमर के लिए, हमारे कस्टमर के लिए अपने हिसाब से वो सोचते हैं कि हमारे कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा जिससे हम सेल्स मैक्सिमाइज करा सकें हमारे रिटेलर की. ठीक. नेक्स्ट, अब ये सारी चीज़ें हमने प्लान कर ली हैं तो चलो भाई इम्प्लीमेंट भी करते हैं. सो स्टोर यूजुअली सेट बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल मर्चेंडाइजर्स, ठीक है, और बाय स्टोर एम्प्लॉयज़. मर्चेंडाइजर्स और बाय स्टोर एम्प्लॉयज़. तो एक बार हमने प्लान बना लिया तो या तो हमारे पास कोई प्रोफेशनल मर्चेंडाइजर होगा, वो प्लानोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा, या रिटेल एम्प्लॉयज़ को ही प्लानोग्राम दे दिया जाएगा और वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्लेसमेंट चेक कर लेंगे. एक बार अगर हमने ये प्लानोग्राम सेट कर लिया तो हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्लानोग्राम स्टैटिक नहीं होना चाहिए. लगातार किसी एक ही डिज़ाइन को अगर आप बार बार देखते हैं तो आप उससे बोर हो जाते हैं. इसी तरीके के आपके कस्टमर्स भी बोर हो जाएंगे इस प्लेसमेंट से. तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आए या पुराना वाला डिसकंटिन्यू हो जाए, आपको नए प्लानोग्राम की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए. या अगर प्रोडक्ट चेंज भी नहीं हो रहा, उसकी पैकेजिंग चेंज कर देनी चाहिए. प्रोडक्ट प्लेसमेंट और अरेंजमेंट लगातार चेंज करनी चाहिए, जिससे आप कस्टमर्स को न्यू एक्सपीरियंस देने के लिए हमेशा रेडी रहें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानोग्राम एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ प्लानोग्राम्स. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एवरीवन, आर यू गाइज गेटिंग इट ऑल? अमन, नेहा, सौम्या, विशु, यश, फारूक, अखिलेश, शिविका, उत्सव, एवरीवन, विनय, मार्टिन, बाकी सभी लोग, अमन. चलिए, साउंड्स ग्रेट. आइए बढ़ते हैं भाई सवाल संख्या 5 की तरफ. डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस. सो एक बार ना क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट से. हमारे पास बहुत सारे टाइप के रिटेल फॉर्मेट्स हैं. अब इन रिटेल फॉर्मेट्स का मतलब क्या है, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट नीड, वांट और डिमांड होती है और उनके एक्सपेंस रेशियोज भी डिफ़र करते हैं, इसलिए वो अलग अलग रिटेल फॉर्मेट में विज़िट करते हैं. जैसे मैं अपने कमाई, खर्चे और अपनी रहने वाली लोकेशन के बिहाफ पे चूज़ करूँगा कि मुझे किसी फ्ली मार्केट, शनिवार रविवार बाज़ार से सामान खरीदना चाहिए, किसी मॉल से ख़रीदना चाहिए, ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीदना चाहिए या ऑनलाइन ख़रीद लेना चाहिए. ठीक. सो रिटेल फॉर्मेट्स are the way to cater customer need and wants. Okay, so in today's scenario we have different forms or outlets that are competing among themselves and with each other to grab attention of shopper and make a sale. तो आइए इन सभी डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स को देखते हैं. पहला है मॉल्स. यूजुअली एक एनक्लोज्ड बिल्डिंग होती है जो चारों तरफ से बंद है. ठीक. और यहाँ पर हर एक वैरायटी का आइटम आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा, जैसे कपड़े, फुटवेयर, फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह, है ना. राइट. इससे कस्टमर का टाइम बचता है और एक ही लोकेशन पर सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं. कुछ एग्जांपल इनके पास हमारे पास हैं.
DHL, Palladium, DHL in Delhi, Palladium in Mumbai, right? And other malls like Coram Mall in Thane, Forum Mall in Bangalore and many more. ठीक, फिगर नहीं दिया हुआ मैंने यहाँ पे, पिक्चर मैंने हटा दी, इसलिए मैं ये लाइन भी हटा देता हूँ. DLF होगा ना, DHL मॉल तो नहीं है कोई, ठीक है. सो DLF इन दिल्ली, पैलेडियम इन मुंबई, DLF मॉल तो है ही. ठीक, फिगर्स मैंने किसी भी फॉर्मेट की नहीं दी हुई, तो यहाँ पर आपको यूज़ भी नहीं करनी. एक बार इसको हटा देता हूँ. ठीक है, पिक्चर्स थी, आई थॉट कि आप लोग एग्ज़ाम में कहाँ बनाओगे, इसलिए उन पिक्चर्स को हटा ही दिया गया. ठीक है, नाउ आइए एक एक करके जान लेते हैं. तो भाई मॉल्स के बारे में हमने जाना, आइए बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स. बेसिकली ऐसे स्टोर्स जो काफ़ी अपने एरिया में काफ़ी बड़े होते हैं, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इनका स्पेस होता है. ठीक, और आपने यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे. फर्निशिंग डिपार्टमेंट, फुटवेयर डिपार्टमेंट, वॉचेस डिपार्टमेंट, पर एक सिमिलर सी लाइन के अंदर, मतलब जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हों, ऐसे आइटम्स आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. ठीक, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट स्टोर लाइक लॉरियल, लैक्मे हैव देयर ओन काउंटर्स. सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स इन इंडिया लाइक लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप इन वेस्ट साइड. ठीक है, नेक्स्ट इज सुपरमार्केट. They sell grocery and other household items. They stock a large variety of merchandise, जिसके अंदर आपके फ्रेश प्रोड्यूस आइटम्स आते हैं, पैकेज्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, बाथ आइटम्स होते हैं, इवन किचन यूटेंसिल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट भी होते हैं. सो फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश, स्पेंचर्स या डिजिटल स्मार्ट बाज़ार, है ना, ये सारी चीज़ें. सो दिस ऑल कम्स अंडर सुपरमार्केट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर retail format, that is hypermarket. Hypermarket actually is the larger version of supermarket. इनका एग्जाम्पल है शॉपराइट हाइपर, हाइपर सिटी, डी मार्ट. ओके, यहाँ पर अच्छी कन्वीनियंस के साथ आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाता है जो भी आपको आपके घर के आसपास चाहिए हो. ठीक, बस ये सुपरमार्केट का एक बड़ा रूप है. नेक्स्ट इज स्पेशलिटी स्टोर्स. दे सेल ओनली वन कैटेगरी और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे क्रोमा, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे. क्रॉसवर्ड, यहाँ पर सिर्फ किताबें मिलेंगी आपको. ठीक, फुल रेंज ऑफ चॉइस मिलेगा लेकिन उस कैटेगरी के अंदर. इसके बाद आते हैं एक्सक्लूसिव स्टोर, जिसके जो उस ब्रांड के खुद के स्टोर होते हैं. द स्टोर्स दैट सेल मर्चेंडाइज ओनली वन ब्रांड, इनको हम लोग एक्सक्लूसिव स्टोर्स बोलते हैं. जैसे लुई विटॉन, क्लोई, दे आर फ्लैगशिप स्टोर्स फॉर द ब्रांड और ब्रांड फ्रेंचाइजीज. इसके बाद आती है बात किराना या मॉम एंड पॉप स्टोर्स की. ये फैमिली ओन्ड लोकल बिजनेसेस होते हैं, घर के आसपास खुल जाते हैं. ठीक है, एंड हाउएवर फास्ट रिड्यूसिंग इन नंबर ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन विद बिग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स. इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से नंबर्स में डिक्रीज़ हो रहे हैं. अब आपको ज़्यादा थोड़े कम देखना शुरू हो गए होंगे, थोड़े कम दिखेंगे आपको ये. सो द बेस्ट नोन विद द लोकल रीजन. ये सिर्फ अपने घर के आसपास ही ऑपरेट कर पाते हैं जिस लोकेशन में ये लोग हैं. इसके बाद आती है बात डिस्काउंट स्टोर की. ऐसे स्टोर्स जो यूजुअली आपको रेगुलर प्राइस से कम आइटम पर प्रोडक्ट सेल करते हैं मोस्टली. सो फॉर एग्जांपल ब्रांड फैक्ट्री, मेगा मार्ट, प्रो मार्ट, लूट, ये सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो बार्गेन हंटर्स हों, उस टाइप के. फिर आती है बात वैरायटी स्टोर्स की. ऐसे स्टोर्स जो वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज एक सिंगल प्राइस के अंदर सेल करते हैं, जैसे 99 स्टोर, माई डॉलर स्टोर. ये जो स्टोर्स हैं इनके पास ना, अच्छा 99 स्टोर से आपको लग रहा होगा 99 रुपीज़ में मिलता है सब आइटम. नहीं, जो एंड होता है वो 199, 1099, 10,099 ऐसे करके. सो वेराइटीज़ में आपको प्रोडक्ट मिलेगा. इसके बाद आते हैं कियोस्क स्टोर.
खोमचा बोलते हैं इन लोगों को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो। ये बेसिकली छोटी सी जगह होती है सड़क के किनारे, आपने देखा होगा कि काउंटर खुला रहता है, ठीक है, इनको हम लोग कियोस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कियोस्क। सो दे आर स्मॉल शॉप्स ओपन दैट सेल लो वैल्यू आइटम्स। दे डू नॉट हैव वॉल लाइक अ नॉर्मल शॉप, बट एक डेडिकेटेड एरिया होता है मार्केट के अंदर। ज़्यादातर ये लोग क्या बेचते हैं? बलून, फ्लावर, फूड, बेवरेजेस। फ्लारिस्ट का एक फूड कियोस्क आपको दिख जाएगा, नेस्कैफे का आपको कियोस्क दिख जाएगा, ठीक है। तो जो स्टॉल वगैरह होते हैं ना रास्ते पे लगे हुए, उनको कियोस्क बोल सकते हैं आप। वैसे स्टॉल अनदर फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट होता है, लेकिन आप कियोस्क के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स that we can discuss for retail formats. So that's all for today's session. We'll continue in the very next lecture. Explain in-store merchandise presentation for fashion apparel. ओके, स्टोर के अंदर फैशन अपैरल को किस तरीके से मर्चेंडाइज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर से जानना शुरू करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर।